हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को वैस यूपीएससी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, विजन आईएएस के पीटी 365 इकोनॉमिक्स का आ गया है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हम क्या क्या बताने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आप पूरे साल अगर करंट अफेयर से जुड़े नहीं रहे हैं, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए यानी उन स्टूडेंटों के लिए यह पीटी 365 बहुत बेहतर है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बन जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यूपीएससी या कोई भी स्टेट के पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यह हेल्पफुल होता है। तो जैसे कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट का ये इशू था कि इकोनॉमिक्स का वीडियो बनाए। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर तो पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक्स में थोड़ा कन्फ्यूजन है। इसके लिए आप लोगों के सामने हम इकोनॉमिक्स का आप लोगों के सामने लेके आए हैं वीडियो। ठीक है, तो जैसे कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो जैसे देख सकते हैं कि जैसे कि आप पूरे साल नहीं पढ़े हैं। ठीक है, और यह देखो एक्चुअल में होता क्या है कि करंट अफेयर कोई अलग से करंट अफेयर नहीं होता है, आपके सिलेबस का ही होता है। और सिलेबस जो आपके सिलेबस में दिया गया है वह चर्चा में क्या क्या था, किस समय क्या था, बस उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके सिलेबस में है बैंकिंग वाला है। ठीक है, बैंकिंग का है, बैंकिंग और मौद्रिक नीति हो गया। उसके बाद देख सकते हैं वित्त और कराधान हो गया, वित्त एंड फाइनेंस है ना, फाइनेंस एंड टैक्सेशन। उसके बाद देखेंगे तो ये क्या है कि यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर कि भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार, पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, उसके बाद बाह्य क्षेत्रक हो गया, एक्सटर्नल सेक्टर हो गया। उसके बाद समृद्धि और विकास हो गया। मतलब आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक है उन सभी को कवर करते हैं करंट अफेयर के माध्यम से। ठीक है, जैसे कि कृषि एवं संबंध क्षेत्रक, तो उसी तरह जितने भी है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं जैसे कि एक पुराना आप पिछले एक वीडियो देखेंगे जिसमें हम भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के बारे में हम कुछ बता चुके हैं। ठीक है, उसी तरह आज है परिवर्तनीय रेपो दर के बारे में जानेंगे। ठीक है, वेरिएबल रेपो रेट। उसके बाद प्राथमिकता प्राप्त जो क्षेत्रक और उधार जो है संबंधित मापदंड जो है संशोधन, उसमें संशोधन किया गया है। तो इसके बारे में क्या दिया गया है हम देखेंगे। जो आपके यूपीएससी रिलेटेड हो या पीसीएस से रिलेटेड आप तैयारी करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उन आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही जरूरी हो जाता है देखना। ठीक है, तो जैसे कि हम पीछे क्या है कि जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ अवलोकन किए थे, जिसमें कि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार क्या है, कर संग्रह क्या है। ठीक है, वो सभी कुछ देख चुके हैं पुराने वीडियो में, अगर जाकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि अवसंरचना देखते हैं, भारत का संरचनात्मक परिवर्तन कैसे हुआ है, रोजगार की हिस्सेदारी कहाँ से कहाँ सिमट के कहाँ पहुंच गया, किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हो गया, ये भी देखे थे हम। ठीक है, उसके बाद उत्पादन हिस्सेदारी ये भी देख ली है पुराने वीडियो में, अगर जाके आप देखेंगे तो। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग और मुद्रा नीति, मौद्रिक नीति जो है उसमें भारतीय रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, वह किस प्रकार से काम करता है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, और इसके लिए कमेटी में कौन कौन से सदस्य होते हैं ये भी हम देखे थे। मौद्रिक नीति में मतलब जो रेपो रेट हो गया, जो रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, यह कब बढ़ाया जाता है, कब घटाया जाता है, क्यों बढ़ाया जाता है, क्यों घटाया जाता है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। ठीक है, इसी तरह हम देख चुके हैं पुराने वीडियो में, अगर जाके नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लेशन कितना टारगेट रखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे 2 से कितना है देख सकते हैं, 2 से 6% के बीच में, यानी प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 2 के हिसाब से हम देखे थे। उसके बाद क्या है कि जैसे मौद्रिक नीति के कुछ उपकरण है, जैसे कि मात्रात्मक उपकरण, गुणात्मक उपकरण, ये सभी कुछ उस दिन हम अच्छे से समझाए थे, आप लोगों को बताए थे। अगर नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आज देखेंगे हम लोग क्या वीडियो के माध्यम से कि परिवर्तनीय रेपो दर क्या है। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रेपो रेट तो सुने होंगे, रिवर्स रेपो रेट जाने होंगे, लेकिन वेरिएबल रेपो रेट क्या है। अगर आप इससे पहली बार अवगत हो रहे हैं तो आपको रेपो रेट समझना होगा, रिवर्स रेपो रेट समझना होगा। ठीक है, उसके बाद नहीं तो ये चर्चा में लगभग 2-3 साल से है, लगभग 20 से ही चर्चा में है, तो आप शायद जान चुके होंगे अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो रेपो रेट आपके बारे में मालूम होगा कि जैसे कि कोई बैंक है। ठीक है, कोई बैंक अगर आरबीआई से कोई लोन लेता है, ठीक है, तो लोन लिया तो उसके एवज में उसको क्या होगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो यानी वह आरबीआई को ब्याज देगा, तो जिस रेट पे देगा ना वही क्या कहलाता है, रेपो रेट कहलाता है। और उसके बाद क्या है, रिवर्स रेपो रेट। यदि बैंक अपना पैसा जाकर आरबीआई के पास जमा करेगा, ठीक है, तो आरबीआई उसको कुछ ब्याज देगा, वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। उसी तरह परिवर्तनीय रेपो दर क्या है, तो इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सुर्खियों में क्यों है। ठीक है, तो बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी को दूर करने के लिए, यानी इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए, लिक्विडिटी को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने
परिवर्तनीय रेपो दर यानी जो लिखा हुआ है देख सकते हैं, वेरिएबल रेपो रेट के जरिए बैंकों को 25,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। ठीक है, तो ये चर्चा में है। आप देखेंगे तो यहाँ ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 25 कितना करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। ठीक है, ये पूछेगा कि परिवर्तनीय रेपो रेट क्या है, यानी दर क्या है, वेरिएबल रेपो रेट क्या है। तो देखते हैं कि परिवर्तनीय रेपो दर यानी VRR के बारे में। तो ऐसे में RBI एक दिन से अधिक की अवधि के लिए बैंकों को बाजार द्वारा निर्धारित VRR पर उधार लेने की अनुमति देता है। ठीक है, जो आमतौर पर रेपो रेट से कम होता है। ठीक है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट से कम नहीं होता है। ये चीज देख लिया। रेपो रेट क्या होता है, यानी बैंकों से वसूली जाने वाली जो एक ब्याज दर है, कौन वसूलता है, RBI। तो यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि यदि बैंक को ब्याज देना होगा RBI को, तो उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए वेरिएबल रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट यानी जो RBI देगा बैंकों को ब्याज, तो उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी कह रहा है उससे कम नहीं, तो इससे मतलब उससे ज्यादा। ठीक है, तो उनके बीच यानी दोनों के बीच होना चाहिए। कौन, जैसे कि रेपो रेट है। ठीक है, हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, रेपो रेट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कौन, VRR। दोस्तों लिख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, VRR, और उससे कम होना चाहिए रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स RRP। ठीक है, यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम रहा क्योंकि हमारे पास वो स्टाइलिश पेन नहीं है, इसके वजह से। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे कि सबसे ज्यादा कौन होगा, रेपो रेट होगा, उससे कम कौन होगा, VRR होगा, रिवर्स यानी वेरिएबल रेपो रेट, उससे कम होना चाहिए, उस मतलब ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब हम उल्टा बोल दिए शायद क्या। ठीक है, जैसे क्या है कि सबसे ज्यादा रिवर्स रेपो रेट होगा, उसके कम क्या होगा, VRR होगा, वेरिएबल रेपो रेट होगा, और उससे कम होना चाहिए कौन, आमतौर पर रेपो रेट से कम होता है, यानी रेपो रेट से कम होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ गए आप। उसके बाद क्या कह रहा है कि कभी कभी, ठीक है, RBI अर्थव्यवस्था में तरलता जो है बढ़ाना चाहता है, लेकिन बैंक रेपो रेट पर RBI से उधार लेने के इच्छुक नहीं होते हैं। ये चीज आप ध्यान देंगे कि जैसे क्या होता है कि कभी कभी अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना चाहता है RBI। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं RBI कि अपना रेपो रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो बढ़ाने के बाद या घटाने के बाद एक चीज आपको समझ में आएगा कि जैसे कि अगर RBI मार्केट में यानी मार्केट में तरलता बढ़ाना चाहेगा, तो RBI क्या करेगा, पैसा बैंकों को देगा, रुपया बैंकों को देगा। तो बैंकों को देगा तो क्या करेगा, बढ़ाना चाहता है ना, तो इसलिए रेपो रेट को घटाएगा। भाई जैसे कि हमारा कहीं पे देखो, कहीं पे हमको 5 रुपए में ब्याज दर में 5 रुपया जो है ब्याज दर के प्रति हमको कुछ मिलता है, कहीं पे हमको 10 रुपया, तो हम 5 वाले के पास जाएंगे ना। तो इसी तरह क्या होता है, कम जितना कम करेगा ब्याज दर, उतना ज्यादा उसके पास बैंक जाएगा पैसा लेने के लिए। तो फिर भी अगर यानी RBI अपना रेपो रेट कम भी करता है, फिर भी क्या कह रहा है कि जो बैंक है ना, रेपो रेट पर RBI से उधार लेने के इच्छुक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि उससे भी कम ब्याज दर जो होता है उसको अर्थव्यवस्था के ब्याज दर से पहले ही कम होती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के जो ब्याज दर है उसे पहले ही कम होती है, जिसकी वजह से बैंक RBI के पास न जाकर के मार्केट से ही उधार लेते हैं। ठीक है, इसके कारण RBI को परिवर्तनीय रेपो दर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये समझ में आ गया। उसके बाद इसके विपरीत रेपो रेट RBI द्वारा तय दर क्या है, रेपो रेट जो है RBI द्वारा तय दर है, जिस पर बैंक RBI से धन उधार लेते हैं। आपको हम पहले ऊपर में बता चुके हैं। यह वास्तव में बैंकिंग प्रणाली में अल्पावधि के लिए लिक्विडिटी यानी नकदी या तरलता की आपूर्ति करने का एक जरिया है। बात तो सही है, हम आपको पहले बता दिए हैं कि जैसे कि रेपो रेट जो है, ठीक है, जैसे कि लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ाना है या घटाना है, उसके एवज में क्या करते हैं RBI रेपो रेट को बढ़ाता है या घटाता है। आपको समझ में आ गया। इसी तरह बाजार के अतिरिक्त नकदी या लिक्विडिटी को वापस लेने के लिए RBI द्वारा वेरिएबल रिवर्स रेपो का उपयोग किया जाता है। यानी कह रहा है कि जैसे कि अगर देखो एक चीज और, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, क्या हम बोले हुए कि यानी RBI बैंकों को देता है ब्याज दर। तो कब देगा, जब बैंक RBI के पास पैसा जमा करेगा
पैसा जमा करेगा तभी तो आरबीआई उस पर ब्याज देगा, आम पब्लिक को नहीं देता है। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। आम पब्लिक को आरबीआई आम पब्लिक से पैसा जमा लेता है। ठीक है, वो बैंकों को वो बस निगरानी करता है, इसलिए बैंकों के पास बैंकों का पैसा अपने पास रखता है, उसके एवज में ब्याज देते हैं उसको। या अगर बैंकों को अगर पैसा देता है आरबीआई तो उसको ऊपर से ब्याज लेते हैं। ठीक है, और ये ऐसा क्यों करते हैं? तो मार्केट को संतुलित करने के लिए। किससे? तो इन्फ्लेशन से, यानी तरलता से। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। तो ये चीज समझ में आ गया, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगर जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना भूल गए। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जरूर नेक्स्ट वीडियो में हम लगा के रखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में या पीसीएस में। ठीक है, उसके बाद अगला जो है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को उधार, पीएसएल। ठीक है, उसके बाद संबंधित मानदंड में संशोधन, रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। ठीक है, तो कह रहा है कि मतलब जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक है, ठीक है, उसमें उधार संबंधी जो मानदंड में संशोधन किया गया है, वह किस प्रकार से संशोधन किया गया है वो आज देखेंगे। यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है ना, जो प्राथमिक क्षेत्र उधार है, जो प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है, उसमें उधार से संबंधित जो मुद्दे हैं इसके बारे में। जैसे ये सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएसएल यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग संबंधी दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य उन जिलों में लघु ऋणों यानी कम राशि वाले ऋण को बढ़ावा देना जहां आर्थिक स्थिति कमजोर है और लोगों को औसतन कम ऋण मिलता है। ठीक है, यानी उन क्षेत्रों में बढ़ावा देने को लोग कह रहा है जिन क्षेत्रों में लोगों को ऋण कम उपलब्ध होती है। यानी एक्चुअल में मान लेते आप ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक कमी होती है, बैंक कमी होती है तो वहां बैंक पहुंचते नहीं है, जिससे ग्रामीण लोगों को जो अगर वो चाहता है ऋण लेना तो उसको उपलब्ध नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग संबंधी जो संशोधित मानदंड है वो क्या है, जैसे इंसेंटिव फ्रेमवर्क। ठीक है, ये क्या है? इसके तहत कम ऋण प्राप्त करने वाले जिलों के लिए, ठीक है, वित्त वर्ष 2025 से लागू होने वाले इंसेंटिव फ्रेमवर्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जिन क्षेत्रों में यानी कम ऋण प्राप्त होते हैं उस क्षेत्रों में इंसेंटिव फ्रेमवर्क की स्थापना की जाएगी। उसके बाद जिन जिलों में ऋण वितरण कम है, ठीक है, यानी प्रति व्यक्ति 9,000 रुपए से कम है, वहां पीएसएल संबंधी नए ऋण हेतु बैंकों को अधिकांश भ्रांश यानी 125% दिया जाएगा। ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। यानी अधिक से अधिक बैंकों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं जहां कम मात्रा में ऋण वितरण होते हैं। उसके बाद है कि डिस इंसेंटिव फ्रेमवर्क क्या है? तो पहले से ही अधिक ऋण प्राप्त करने वाले जिलों में जिसमें प्रति व्यक्ति 42,000 रुपए से अधिक है, पीएसएल संबंधी नए ऋण हेतु बैंकों को कम भ्रांश यानी 90% दिया जाएगा। और जो संशोधित किया गया है, जैसे कि पहले से जहां अधिक ऋण प्राप्त होता है जिन जिलों में, तो वहां क्या कर दिया है, 90% कर दिया है, यानी घटा दिया है। उसके बाद है अन्य जिलों में, यानी अन्य जिले क्या है, कम ऋण प्राप्त करने वाले कुछ जिलों और उच्च ऋण प्राप्त करने वाले जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों में भ्रांश यानी 100% के मौजूदा स्तर पर जारी रहेगा। अन्य जिलों में जहां पे कम ऋण प्राप्त करने वाले कुछ जिले हैं और उच्च ऋण प्राप्त करने वाले जिलों को छोड़कर, ठीक है, जहां पे कम प्राप्त करते हैं, ठीक है, वहां की बात कह रहा है कि वहां पे 100% के 100% रख दिया गया है। मतलब जैसे क्या है कि न ज्यादा न कम उन जिलों में। उसके बाद क्योंकि कम जिलों में तो 125% है, अधिक जिलों वाले में 90% कर दिया है, तो बाकी में 100% कर दिया। इतना समझिए। एमएसएमई ऋण क्या है? तो एमएसएमईएस को दिए गए सभी बैंक ऋण पीएसएल श्रेणी में आएंगे। और जैसे कि सूक्ष्म जो, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र है, तो वहां जो दिए गए सभी बैंक ऋण होगा वो पीएसएल श्रेणी में दिए आएंगे। ठीक है, इतनी याद रखें। उसके बाद प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार, पीएसएल के बारे में कह रहा है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का आशय उन क्षेत्रों से है, ठीक है, यानी हम किसको बोलेंगे कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक है, तो उन क्षेत्रों से है जिन्हें सरकार और आरबीआई देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। बैंक ऋण के मामले में अन्य क्षेत्रों की तुलना में इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि समाज के कमजोर वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों तक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना। उसके बाद प्राथमिकता प्राप्त जो क्षेत्रक है
की अवधारणा को 1972 में औपचारिक रूप दिया गया। और यह जो अवधारणा है प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रक, इसकी अवधारणा कब आया था? 1972 में आया था। ठीक है, जैसे कि यूपीएससी पूछ देगा या पीसीएस पूछ देगा स्टेटमेंट वाइज से कि यानी प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रक की अवधारणा 1980 से है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी 1972, ये आपको याद रखना है। कहेगा कि इसका उद्देश्य है कि समाज के कमजोर वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों के ऋण की उपलब्धता, तो ये सही स्टेटमेंट। इस तरह से ये स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, अगर आप पीवाईक्यू देखते होंगे तो। उसके बाद है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक से जुड़ी अलग अलग जो समितियां हैं, जैसे गडगिल समिति हो गया, घोष समिति हो गया, यानी गडगिल 1969 और घोष समिति 1982 है। तो ऑप्शन में दे देगा कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक से जुड़ी जो समिति गडगिल समिति है, तो बात सही है, और कोई और समिति रहेगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से शॉर्ट बनते हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी रहेगा तभी आप बना सकते हैं। उसके बाद एक बात आती है कि पीएसएल सर्टिफिकेट। ये क्या है पीएसएल सर्टिफिकेट? यह बैंकों को दिया जाने वाला एक प्रमाण पत्र है, याद रखें। यह दर्शाता है कि ऐसे सर्टिफिकेट वाले बैंक ने आरबीआई द्वारा निर्धारित पीएसएल लक्ष्य को पूरा कर लिया है। यानी यह उनको दिया जाता है, जैसे कि बैंक, जैसे कि आरबीआई जो निर्धारित करते हैं पीएसएल, उस लक्ष्य को अगर पूरा कर लेते हैं तो हमें ना, हम कुछ ना खबर रहे थे, सॉरी दोस्तों, थोड़ा घर आए हुए हैं तो ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि लक्ष्य को पूरा कर लिया है। उसके बाद क्या है कि पीएसएल का उद्देश्य बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण देने के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं करने की स्थिति में इन इंस्ट्रूमेंट की खरीद के माध्यम से बैंकों को पीएसएल संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाना तथा टारगेट से अधिक पीएसएल ऋण देने वाले बैंकों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद पीएसएल के अंतर्गत श्रेणी क्या है? ठीक है, ये चीज याद रखें आप, जैसे कि कृषि हो गया, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम हो गया, निर्यात संबंधी ऋण हो गया, शिक्षा संबंधी ऋण हो गया, आवास। ठीक है, उसके बाद सामाजिक अवसंरचना हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, या अन्य में देखेंगे क्या है। तो आप समझ में आ गया कि यानी पीएसएल ऋण देने वाले जो बैंक को प्रोत्साहन प्रदान करना है, यानी बैंक किन क्षेत्रों में, यानी पीएसएल के अंतर्गत कौन सी श्रेणी आती है। हम बार बार पढ़ रहे हैं कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक है, तो यानी कौन सी क्षेत्र में, यानी आरबीआई कौन क्षेत्रों में कह रहा है कि आप अधिक से अधिक ऋण दें। तो ये कृषि के क्षेत्र हो गया, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम हो गया, निर्यात संबंधी ऋण हो गया, शिक्षा हो गया, आवास हो गया, अब सामाजिक अवसंरचना हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, या अन्य हो गया। अन्य में जो भी देखते हैं कुछ भी। ठीक है, इन श्रेणियों में कमजोर वर्गों के लिए अतिरिक्त उपलक्ष्य भी शामिल है। उदाहरण के लिए लघु एवं सीमांत किसान, स्वयं सहायता समूह, SCS मतलब SCS या STS, दिव्यांगजन। ठीक है, तो इन सब को भी इसके पीएसएल के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद आगे देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के बैंकों के लिए पीएसएल हेतु लक्ष्य या उपलक्ष्य क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो बैंक है, उस बैंक को पीएसएल मतलब कितना उनको ये ऋण देना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि घरेलू वाणिज्यिक बैंक और या उससे 20 से अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंक हो गए, तो उनके लिए क्या है। उसके बाद क्या है कि 20 से कम शाखाओं वाले जो विदेशी बैंक है, उनके लिए क्या पीएसएल का लक्ष्य है। उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए क्या पीएसएल का लक्ष्य है, और लघु वित्त बैंक का पीएसएल का क्या लक्ष्य है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जैसे कि समग्र प्राथमिकता क्षेत्रक के लिए क्या है कि जैसे कि घरेलू वाणिज्यिक बैंक हो गया या 20 से अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंक हो गया, उनके लिए क्या है नेट बैंक क्रेडिट, ठीक है, का या क्रेडिट इक्विलिटी ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का 40% जो है उसका रखा गया है। उसके बाद 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी जो बैंक है, उसके लिए घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान है, यानी इनके ही तरह समान है, इसका दोनों का सेम है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद है क्या कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, तो इसके लिए भी क्या है, जो भी यानी ANBC या CEOBE का 75%, यानी जो भी अधिक हो, यानी ये देख रहे हैं या ये देख रहे हैं, इसमें से जो भी अधिक हो उसका 75% इसका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को यानी पीएसएल के क्षेत्र में खर्च करना पड़ेगा, अपना ऋण देना पड़ेगा। उसके बाद लघु वित्तीय बैंक जो है उसको ANBC या CEOBE का 75%, जो भी अधिक होगा जिसके माध्यम से, जैसे कि एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट के थ्रू या क्रेडिट इक्विलिटी ऑफ
और बैलेंस शीट एक्सपोजर के तहत, यानी जो भी अधिक होगा उसके तहत इसको 75% यानी लघु वित्तीय बैंक को कहाँ करना पड़ेगा, समग्र प्राथमिकता क्षेत्र में इसको निवेश करना पड़ेगा, यानी ऋण उपलब्ध कराना पड़ेगा। उसके बाद है कृषि क्षेत्र में, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में क्या है कि यानी ANBC या CEOBE का 18% जो भी अधिक हो, यानी इसमें से ये अधिक हो या ये अधिक हो, उसका 18%, ठीक है। यानी इस क्षेत्र में ऋण जो है लघु एवं सीमांत किसानों को 10% देना होता है। किस बैंक के लिए? तो लघु वाणिज्य बैंक के, वाणिज्यिक बैंक के तहत, ठीक है। और 20 से शाखाओं वाले विदेशी बैंक जो कम होगा इसमें लागू नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान ही होगा इसके तहत, जो यानी ये इसके बराबर है, ठीक है। ये इसमें गलत है। उसके बाद घरेलू वाणिज्य के समान इसके तहत ये भी बराबर है। उसके बाद सूक्ष्म लघु उद्योग है, इसमें भी 7.5% है, इसमें भी लागू नहीं है, ये इसी के समान है। किसके लिए? यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए और लघु वित्तीय बैंक के लिए, दोनों को समान है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कमजोर वर्गों को अग्रिम सहायता प्रदान करने के लिए यानी 12% करेगा, यानी ANBC कौन बैंक करेगा? घरेलू जो वाणिज्यिक बैंक है वो। उसके बाद 20 से कम शाखाओं वाले जो विदेशी बैंक है उसमें भी लागू नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ देखना है, आपको ध्यान देना है। उसके बाद इसका भी देख सकते हैं किसके लिए, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए, इसमें भी उसका 15% है और इसका घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान ही है, ठीक है। उसका नोट यहाँ पे देखने को मिलता है क्या कि PSL संबंधी दिशा निर्देश प्राथमिक यानी शहरी सहकारी बैंकों पर भी लागू होते हैं। यानी PSL जो है, ठीक है, वो जिससे संबंधित दिशा निर्देश है वो प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर भी, जो सहकारी बैंक है, ठीक है, उस पर भी यह लागू होता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो उसके बाद हम ये चीज समझ लिए, ठीक है, कि प्राथमिकता क्षेत्र। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम काफी हो गया। आप लोग लंबी वीडियो होते हैं तो आप लोग देख भी नहीं पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।